ठीक है। बचपन, क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस आत्मकथा के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम हरिवंश राय बच्चन का एक परिचय, जिसके अंदर उनका व्यक्तित्व और कृतित्व, और आत्मकथांश के रूप में मेरा बचपन, मूल, क्या भूलूं क्या याद करूं, इसको हम आज इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। हरिवंश राय बच्चन, एक परिचय। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हरिवंश राय बच्चन, एक परिचय। आत्मकथा का सम्यक पठन पाठन एवं विश्लेषण करने से पूर्व संबंधित रचनाकार के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय निश्चय ही अपेक्षित है। बच्चन के जीवन और सृजन के परिचयोपरांत आत्मकथा का अध्ययन और भी अधिक रुचिकर एवं ग्राह्य हो सकेगा। व्यक्तित्व, हरिवंश राय बच्चन जी का व्यक्तित्व। प्रख्यात हिंदी साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को इलाहाबाद के कास्यथ परिवार में प्रताप नारायण के सामान्य घर में हुआ। लंबी मिन्नतों एवं अनुजों के सतत अकाल काल कवलित होने से इनका जन्म हरिवंश पुराण की कथा के प्रसाद स्वरूप हुआ। इनके नामकरण का भी यही आधार है। बचपन व युवावस्था अनेकानेक समस्याओं व संघर्षों के मध्य बीता। आरंभिक शिक्षा कायस्थ पाठशाला में हुई। 1938 में अंग्रेजी से एमए करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ब्रिटेन से डज्जुबीइट्स पर पीएचडी उपाधि प्राप्त की। बच्चन की पहली शादी 1926 ईस्वी में उनके खेल की सहेली श्यामा से हुई। क्षय रोगवश बच्चन की ज्वाय श्यामा 1936 ईस्वी में बच्चन का साथ हमेशा के लिए छोड़ गई। बच्चन का दूसरा विवाह लव मैरिज के रूप में एक सरदार जी की कन्या तेजी से 1942 में हुआ। प्रथम पुत्र रत्न अमिताभ बच्चन का जन्म 1942 व द्वितीय अजिताभ का 1947 में हुआ। अमिताभ का परिवार आज बिग बी व फिल्म इंडस्ट्री के सिरमौर रूप में आम जन में विख्यात है। कृतित्व, हरिवंश राय बच्चन उस हस्ती का नाम है जिसकी रचना मधुशाला ने लाखों भारतीयों पर जादू किया और हजारों हजार गैर हिंदी भाषी लोगों को भी इसे पढ़ने के लिए हिंदी सीखने को उत्प्रेरित किया। बच्चन एक कवित्व शक्ति का नाम है जो महाकवित्व से दूर होकर भी जन हृदय में विराजे। उन्होंने हिंदी कविता को जन जन तक पहुंचाया। मधुशाला बच्चन की प्रसिद्धि का मुख्य आधार है जो 1936 ईस्वी में छपी। बच्चन बहुत ही मधुर कंठ लेकर पैदा हुए। परिणामतः मंची कविता की शुरुआत और ख्याति का श्रेय भी आपको ही है। आपकी अन्य प्रमुख काव्य रचनाएं हैं मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, हलाहल, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, चार खेमे 64 खूंटे, उभरते प्रतिमानों के रूप, कटती प्रतिमाओं की आवाज, दो चट्टानें, साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत। हालावाद के प्रवर्तक डॉक्टर बच्चन ने हिंदी साहित्य को आत्मकथा के 4 खंडों में अमर रचनाएं भी दी हैं, जिनसे आत्मकथा साहित्य को नई दिशा और पहचान मिली। आपकी आत्मकथाएं हैं क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर व 10 द्वार से सोपान तक हैं। बच्चन का समग्र साहित्य भाषा शैली की सरलता, सहजता, सुबोधता, अनाडंबर व अलंकृति से लोकप्रिय व आम फहम बना। मेरा बचपन,
बच्चन जी की आत्मकथा के पहले खंड का बहुत लघु अंश है, किंतु लघुता से दूर है। इसमें लेखक ने अपने समय के यथार्थ की बेलौस अभिव्यक्ति की है। लेखक ने जीवन दर्शन, समाज चेतना, पारिवारिक मूल्य, आदमियत, ग्रामीण रूढ़ियाँ सभी को अनावृत करते हुए मानतेन के कथन में जैसे स्वयं को आवृत कर लिया है। आत्मकथा में रचनाकार के अपने विचारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके समय का सच क्या है और वह अपने और अपने समाज को कैसा चाहता है। एक बौद्धिक व्यक्ति अपने आसपास को अपनी दृष्टि से देखता है। कहीं बहुत बेबस होकर वह वर्जनाओं को सहता भी है, तो कहीं उनसे लड़कर नई सामाजिक स्थापनाएं भी करना चाहता है। रचनाकार इन स्थापनाओं और समाज निर्माण को अपना दायित्व मानकर निरंतर रत रहता है। बच्चन जी ने अपने बचपन को आम पाठक के लिए बिछा दिया है और भरसक कोशिश की है उसमें कोई प्रसंग जो पाठकोचित हैं छूटे नहीं, और इसमें वे ईमानदारी का निर्वहन करते हुए सफल हुए हैं। हिंदी में आत्मकथा की परंपरा बहुत पुरानी है और उसी परंपरा में बच्चन जी की आत्मकथा को बहुत आदर और रुचि के साथ पढ़ा गया है। फ्रेंड्स, अब हम आत्मकथांश के रूप में मेरा बचपन मूल क्या भूलूं क्या याद करूं को पढ़ेंगे। ठीक है। मेरा बचपन जो क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है, उसका हम वाचन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं चर्चित आत्मकथाओं में से एक रही है। इस कृति के शीर्षक से यह स्पष्ट है कि लेखक के जीवन में अनेक ऐसे प्रसंग रहे होंगे जिनका उल्लेख वह सार्वजनिक तौर पर करना चाहता है, और कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं ऐसी भी रही होंगी जिन्हें लेखक शायद नहीं बांटना चाहता है, किंतु वह अपनी आत्मकथा को संकल्पबद्ध होकर सच्ची ही रखना चाहता है। इसलिए कोई भी प्रसंग लायक अथवा अलायक वह पाठकों से छुपाना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति के बचपन में कई घटनाएं आप बीती होने के साथ साथ जग बीती भी होती हैं, पर उन्हें आम सामाजिक के लिए प्रस्तुत करने का साहस कम ही कर पाते हैं। लेकिन बच्चन जी ने अपनी इस कृति में बचपन की ऐसी कई घटनाओं को चित्रित कर साहस का परिचय दिया है। बच्चन जी ने अपने बचपन की उन घटनाओं को, यादों को नहीं, जो उन्हें भी अपना बचपन गुजर जाने के बाद पता चली होगी, पाठकों के सामने बहुत प्रसन्नता से रखा है। वे हर प्रसंग के साथ ऐसी मौलिकता और सच्चाई बरतते हैं। वे अपने ऊपर किसी भी प्रकार के दबावों को नहीं आने देते हैं। अपने मेरा बचपन में लिखा है कि मैं मूल नक्षत्र में अवश्य पैदा हुआ हूँगा, तभी तो जीवन और सृजन दोनों क्षेत्रों में कुछ मौलिक करने की ओर मेरा आग्रह रहा है। मैं गाऊं तो मेज कत स्वर न दबे औरों से स्वर से, जीऊं तो मेरे जीवन की आते से हो अलग रवानी। यही स्वर मेरा बचपन का मूल है। बच्चन जी ने इस कवितांश में यह प्रकट किया है कि वे अपने स्तर का जीवन चाहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार के दबावों के आगे झुकना मंजूर नहीं है। वे अपने ऊपर तत्कालीन प्रभावों की परवाह नहीं करते हैं और उनसे दूर रहते हुए अपने वर्णन में सच्चाई और मौलिकता को स्थान देते हैं। बच्चन जी ने लिखा है कि उनकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छे ग्रह नहीं हैं, इसीलिए पिताजी को राजी रखने के लिए दूसरी प्रभावशाली कुंडली बनाकर बता दी गई है। उसमें कई उच्च ग्रह डालकर पंडितों ने पिताजी को खुश किया। उसी कुंडली को लेकर हरिवंश राय की माता राधा जी ज्योतिषियों को दिखलाकर और उनकी गणना के अनुसार ग्रह दशा का प्रभाव जानने को उत्सुक रहती, लेकिन कुंडली आधारित भविष्यवाणियां बेचैन कर देती थी। किसी ने कुछ अच्छा कुछ बुरा बताया तो माता जी की शंकाएं बढ़ जाती। उन बताई गई बातों में से कुछ सही निकलती, कुछ गलत। सही बातों से खुश हो लिया जाता और गलत बातों पर दुख भी होता था। ऐसे ही बचपन बीता बच्चन जी का। समाज की रूढ़ मान्यताएं। मेरा बचपन में बच्चन जी ने बताया कि उस समय समाज में कितनी रूढ़ियाँ थी।
और उन्हें मजबूर व्यक्ति जीवित रखे हुए थे। अपने जन्म के बारे में रचनाकार ने स्पष्ट किया कि उनके होने के लिए उनकी माताजी ने न जाने कितने टोने टोटके किए थे। वे इतनी सहज विश्वासी थी कि उनसे पुत्र जन्म के लिए जो भी कहा गया उन्होंने वैसा ही किया, अनिवार्य मानते हुए। इसका उल्लेख लेखक ने किया है। मेरे जन्म के पूर्व मोहल्ले की किसी बड़ी बूढ़ी ने उन्हें सलाह दी थी कि तुम्हारे लड़के नहीं जीते तो अब जब लड़का हो तो उसे किसी चमारिन धमारिन के हाथ बेच देना और मन से उसे पराया समझकर पालना पोसना। ऐसी बुराइयों और रूढ़ियों का ही बोलबाला उस समय रहा था। लेखक ने अपने बचपन की इन घटनाओं को सामने लाकर तत्कालीन समाज और उसकी यथार्थ को हमारे सामने रखा है। आगे उन्होंने बताया कि उन दिनों बच्चा जानने के लिए हमारे यहाँ लक्ष्मीनिया चमारिन आती थी। मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने 5 पैसे में मुझे लक्ष्मीनिया चमारिन के हाथों बेच दिया और उनके बतासे मंगाकर खा लिए। इन उदाहरणों पर हम सहज विश्वास नहीं कर सकते कि कोई माँ अपने जने पुत्र के साथ ऐसा कर सकते हैं, पर बच्चन जी इस घटना के उल्लेख से भी बचे नहीं हैं। रस्मी तौर पर बेचकर परायेपन की मानसिकता उपजाकर अपने पुत्र को पालना आसान नहीं है, पर इस दुष्प्रथा से इनकार नहीं किया जा सकता। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने पुस्तक अपनी आत्मकथांश अपनी खबर में ठीक ऐसा ही उल्लेख किया है। कुप्रथाओं का यह साम्य तत्कालीन समाज की घिनौनी सच्चाई है। इसका सीधा संबंध लेखक के आरंभिक जीवन से रहा है। मेरा बचपन में बच्चन जी ने इन घटनाओं को हमारे सम्मुख रखा, लेकिन निश्चय ही ये घटनाएं उनके स्मरण क्षेत्र की नहीं है। ये बाद में उन्हें बताई गई होंगी, इसीलिए ऊपर बताया गया है कि इसमें लेखक ने बचपन की यादों को नहीं वरन उन घटनाओं का वर्णन किया है जो उनके बचपन में कड़वेपन की तरह रही थी। बाल मन पर अत्याचार। हम सभी इससे भली प्रकार परिचित हैं कि बाल मन की अभिव्यक्तियां अनिवार्यतः स्वतंत्र ही होती हैं। छोटा बच्चा अपनी इच्छा से कुछ शब्दों का तुतलाकर उच्चारण सीख जाता है। कोई बलात् सिखाता नहीं है। धीरे धीरे वह स्वयं ही सहजता से सीखता रहता है। उसे नहीं पता है कि किसे किन नामों से संबोधन करना है। मेरा बचपन में ऐसा प्रसंग भी लेखक ने पाठकोचित समझा है कि उसे किस प्रकार अम्मा और चमारिन अम्मा में भेद सिखाया गया। वे लिखते हैं, साल भर पहले लक्ष्मीनिया का अपना एकमात्र लड़का कुछ महीने का होकर गुजर गया था और उसका दूध सूख गया थर पर। जैसे ही उसने मुझे अपनी गोद में लिया, उसकी छाती लहराई और उसने 12 दिन तक मुझे अपना दूध पिलाया। छुटपन में लक्ष्मीनिया को देखने की मुझे याद है। शायद जब मैं बोलने लगा होऊंगा तो मैं उसे चमारिन अम्मा कहना सिखाया गया होगा और उस लंबे नाम को उच्चारण करने की असमर्थता में मैंने उसे संक्षेप कर लिया होगा। मैं उसे चम्मा कहता था, थर अपनी माँ को अम्मा, ठीक है, वो चमारिन अम्मा को, ठीक है, लक्ष्मीनिया को चम्मा कहता था और अपनी माँ को अम्मा। ये ऐसे संकेत हैं जिससे हम भारतीय समाज और उस समय की जातियों का भेद जान पाते हैं। चाहे उस समय आर्य समाज के अछूतोद्धार गांधी जी, हरिजन उद्धार आंदोलन और अम्बेडकर का दलितोद्धार अभियान चल रहा था, परंतु समाज की भीतरी स्थिति में वैपरीत्य बना हुआ था। निम्न जातियों के साथ समाज के उच्च तबके का व्यवहार मानवोचित नहीं था। बच्चन जी की आत्मकथा के प्रसंग अवान्तर चर्चा के विषय नहीं है। ये उस समय के कटु सच को सामने लाने का सार्थक प्रयास है। रचनाकार ने अपनी इस कृति में ऐसे प्रकरणों का वर्णन कर पाठकों को तत्कालीन भारतीय समाज को गहराई से जानने का अवसर दिया है। निम्न वर्ग के प्रति अमानवीय व्यवहार। मेरा बचपन में रचनाकार ने लक्ष्मीनिया चमारिन को बहुत इरादे से याद करते हुए पाठकों के लिए चिंतन के द्वार खोलने का प्रयास किया है।
लक्ष्मीनिया चमारिन उस वर्ग का प्रतिनिधि उदाहरण है जो उस समय उच्च वर्ग द्वारा सताया जाता था। इतनी अमानवीयता को दर्शाकर बच्चन ने वास्तव में तत्कालीन समाज का जातिगत चेहरा उजागर किया है। निम्न वर्ग के प्रति एक हिकारत, नफरत, घृणा आदि जाति की नकारात्मकता को सामने लाता है। बच्चन जी ने अपने जन्मदिन का वह प्रसंग भी सार्वजनिक किया है जिसमें तथाकथित उच्च वर्ग की मानसिकता के दर्शन होते हैं। एक तस्वीर मेरी आंखों के सामने है। मेरा जन्मदिन है। 5 प्रकार के अन्य 5 रगी छूही टोकरियों में भरकर आंगन में रख दिए गए हैं। परितार के पुरोहित आए हैं। परजा भी, नाई, बारी, कहार, चम्मा भी आई हैं। उसे एक नरह बूटीदार धोती दी गई है जिसे पहनकर तह दरवाजे पर एक तरह सिमटी सी खड़ी है कि उसमें कोई छू न जाए, जिसे छू जाए तो अपराध उसी का समझा जाना है। यह स्थिति थी निम्न वर्ग की। क्षण भर की चूक भी उसे पिटवा सकती है। इस सेवक वर्ग को पारिवारिक कार्यों में उपस्थित होना भी है और दूरी भी बनाए रखनी है। इसी प्रसंग में लेखक ने आगे स्पष्ट किया है, मुझे नहला धुला कर नए कपड़े पहना आयन में लाया गया और मुझ में कहा गया है टोकरियों को लात मारूं। परिपाटी यह है कि जो अन्य भूमि पर गिर जाता था वह चमारिन का होता था, शेष अन्य प्रजा वर्ग का। ब्राह्मण देवता को तो थाली के सीधा सजाकर समर्पित किया जाता था। खाने पीने की चीजें गिर जाने पर हम उठाते नहीं हैं, लेकिन समाज का यह गरीब तबका इतना मजबूर कर दिया गया है कि उच्च वर्ग द्वारा ठुकराया अंत ही उसका हिस्सा है। लेखक ने बहुत बेबाक होकर यह बताया है कि किसी भी प्रकार के उद्धारक आंदोलन वास्तविकता से कोसों दूर होते हैं। यदि नहीं तो उस समय की राजनीति के चर्चित नेता द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों का कुछ प्रभाव तो दिखना चाहिए था, लेकिन नहीं दिखता है। मेरा बचपन के ये प्रसंग प्रमाणित करते हैं कि बच्चन जी के व्यक्तित्व और लेखन में, साथ ही उनकी भाषा में वह निरपेक्ष गुण है जो सांप्रदायिक संकीर्णता से उन्हें मुक्त करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही ख़त्म होता है। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।